वीडियो में मैं आपको भारत के प्राचीन 5 ऐसे कैलेंडर के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में अब तक कोई भी वीडियो किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बनाई है, और जिन लोगों ने थोड़ी बहुत बनाई भी है वो सारे के सारे प्रोपेगेंडाबाज हैं और फर्जी और फेसबुकिया आंकड़ा दे रखे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, जिसको जानने के बाद फिर आपको कोई वास्तविक महापुरुष और काल्पनिक महापुरुष के षड्यंत्र में नहीं फंसा पाएगा। सबसे पहला संवत है बुध निर्वाण संवत। यह संवत शाक्य मुनि बुध के निर्वाण से प्रारंभ माना जाता है। यहाँ निर्वाण का मतलब है जब शाक्य मुनि बुध ने अपने देह को त्याग किया था। इस संवत का जिक्र बौद्ध ग्रंथों में तो मिलता ही मिलता है, साथ ही कुछ शिलालेखों में भी मिलता है, जैसे गया इंस्क्रिप्शन, जिसके आधार पर पंडित भगवान लाल इंद्र जी ने 638 ईसा पूर्व बुध का निर्वाण समय माना है। दरअसल बुध के अस्थि कलश का भी शिलालेख मिल चुका है, यहाँ तक कि उस पर लिखित प्रमाण भी मिल चुका है कि यह शाक्य मुनि बुध की ही अस्थि है, पिपरहवा इंस्क्रिप्शन में, जो कि 1898 में मिली थी पेपे को। इसके अलावे उनके शिष्यों के भी अस्थि कलश मिल चुके हैं स्तूपों के नीचे। इस पर मैं फिर कभी वीडियो बना दूंगा। लेकिन ईसा पूर्व के जितने भी शिलालेख हैं उन पे डेट मेंशन करने की सर्वथा अभाव पाया जाता है। यही कारण है कि इसका तो प्रमाण मिल जाता है कि उनका निर्वाण हुआ था और फिर उनके अस्थियों के ऊपर स्तूप तो बना दिया गया था, लेकिन ईसा से समय का निर्धारण थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। जो विदेशी यात्री थे उनके यहाँ अलग संवत प्रचलित था, तो उन लोगों ने भी जो अपनी बातें रखी उससे भी थोड़ा सा समय का अंतर आ जाता है। जैसे फाहियान जब 400 ईस्वी के करीब भारत यात्रा पे थे तो उन्होंने लिखा कि उनके आने से 1497 वर्ष पूर्व बुद्ध हुए थे। कई सारे इतिहासकारों ने बताया कि फाहियान पूर्व बुद्ध की बात कर रहे थे, क्योंकि फाहियान के नोट्स में कुछ और भी बुद्धों के अलग अलग समय काल का पता चलता है। हैंसोंग ने लिखा कि बुद्ध के निर्वाण के 100 साल बाद सम्राट अशोक का शासन बहुत ज्यादा फैल गया था। चीन में 638 ईसा पूर्व बुद्ध का निर्वाण माना जाता है, जबकि सिलोन यानी कि श्रीलंका, म्यांमार, श्याम में बुद्ध का निर्वाण 544 बीसी यानी ईसा पूर्व माना जाता है। जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं उन्होंने अपने विभिन्न अध्ययनों से यह साबित करने की कोशिश की कि नहीं, बुद्ध का निर्वाण 487 बीसी यानी ईसा से 487 वर्ष पूर्व हुआ था, और आजकल यही प्रचलन में भी है। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार उससे भी पहले इसे मानते हैं। गया इंस्क्रिप्शन के अनुसार बुद्ध का निर्वाण 638 ईसा पूर्व अभी भी बहुत सारे देशों में प्रचलित है, और यही कारण है कि बुद्ध का निर्वाण संवत सबसे पुराना माना गया है। और इसके बाद दूसरा सबसे पुराना संवत माना गया है वीर निर्वाण संवत। यह संवत जैन मार्ग के अंतिम तीर्थकर, जिन्हें वीर, वर्धमान और कहीं कहीं निगंठनाथ पूत भी कहा गया है, इनके निर्वाण से शुरू हुआ यह संवत वीर संवत कहा जाता है। जैन ग्रंथों में इसके प्रमाण कई जगहों पे मिलते हैं। श्वेतांबर मेरुतुंग सूरी ने अपने विचार श्रेणी नामक पुस्तक में वीर निर्वाण संवत को 527 ईसा पूर्व माना है। श्वेतांबर अम्बदेव उपाध्याय के शिष्य नेमि चंद्राचार्य रचित महावीर चर्यंग नामक प्राकृत काव्य में भी इसे 527 ईसा पूर्व बताया गया है। ये तो था श्वेतांबर मत। जैनों का जो दूसरा मत है दिगंबर, उनमें भी कुछ जगहों पर बहुत बड़े बड़े आंकड़े दिए गए हैं और कुछ जगहों पर इतना ही समय काल बताया गया है। दिगंबर संप्रदाय के नेमिचंद रचित त्रिलोकसार नामक पुस्तक में भी इसकी तुलना शक राजाओं के संवत से करके 527 ईसा पूर्व बताया गया है। लेकिन इसी त्रिलोकसार के जो टीकाकार हैं यानी कि अनुवादक, वो थे माधव चंद्र। उन्होंने भूलवश या हो सकता है षड्यंत्र के कारण उसे शक संवत से न तुलना करके विक्रम संवत से तुलना करते हुए 740 ईसा पूर्व लेकर चले गए, जिससे बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया। और इस फेक न्यूज का नतीजा यह है कि बहुत सारे लोग यह कहने लगे कि महावीर बुद्ध से भी पहले थे, लेकिन आज की डेट में यह पूरी तरह से फेक साबित हो चुका है। इसके अलावा भी बहुत सारे जैन लेखक हैं जिन्होंने वीर संवत को ईसा से 383 वर्ष पूर्व भी माना है। कुछ ने ये आंकड़े बहुत लंबे चौड़े करके दिखाए हैं, जिस कारण से किसी ने इसे 9795
25 वर्ष ईसा पूर्व बता दिया तो किसी ने 14,793 वर्ष ईसा पूर्व बता दिया। हालांकि इन दावों को इतिहासकारों ने नकार दिया है। दरअसल ये प्रॉब्लम इसलिए आती है कि महापुरुषों के सबूत तो मिल जाते हैं, लेकिन उन शिलालेखों पर संवतों की डेट न लिखे होने के कारण, वेरिफिकेशन पूर्णतः न होने के कारण डेट में एग्जैक्टनेस की बजाय रेंज आ जाती है। इसके बाद से तीसरा सबसे पुराना जो संवत मिला है वो है मौर्य काल का। दरअसल एक बहुत ही दुर्लभ शिलालेख मिला है उड़ीसा के कटक के नजदीक उदयगिरी में, जिसे कि हाथी गुफा जैन राजा खारवेल, जिसे कि महामेघवाहन भी कहा जाता था, उन्होंने अभिलेख लिखवाया और उसमें उनने वर्णन किया कि मौर्य काल 165 का ये अभिलेख लिखा जा रहा है। यानी कि जब मौर्य काल बीत चुका था उसके 165 ईयर्स बाद जैन सम्राट ने यह बात लिखवाई। तो इसीलिए इस संवत को मौर्य संवत कहा जाता है, क्योंकि मौर्य संवत से इसकी शुरुआत मानी जाती है। यानी ईसा पूर्व 321 BC से इस मौर्य संवत की उत्पत्ति मानी जाती है। और इसके बाद जो सबसे प्राचीन संवत माना गया है वो है शक संवत, जो कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है और अब तक के भारत के इतिहास का सबसे वैज्ञानिक कैलेंडर है। इस कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया था सम्राट कुषाण ने, जो कि बौद्ध मार्गी थे। ये वही सम्राट थे जो बौद्ध मार्ग ग्रहण करने के बाद सम्राट अशोक के बाद दूसरे ऐसे सम्राट बने जिन्होंने बौद्ध मार्ग को वैज्ञानिक तरह से आगे बढ़ाया। उन्होंने अशिक्षित लोगों के लिए भी बुद्ध के ज्ञान को बढ़ाने के लिए बुद्ध की तरह तरह की मूर्तियां बना दी, उनके तरह तरह की मुद्राओं वाली मूर्तियां बना दी कि लोग 3D में उसे देखकर उनके ज्ञान को सीख सके। इसके अलावा उनने तारीखों को याद करने के लिए जो आज का शक संवत है उसका भी आविष्कार किया। और ये वही शक संवत है जिसमें चैत बैसाख जेठ आषाढ़ से लेकर फाल्गुन जो 12 महीने होते हैं, जिसे कि लोग भूलवश हिंदू कैलेंडर समझ लेते हैं। बेसिकली हिंदू कैलेंडर नहीं, ये शक संवत है। इसका एक्चुअल नाम भी शक संवत नहीं है, ये बेसिकली बौद्ध संवत था। बाद में जैन लेखकों ने इस संवत के साथ शक शब्द जोड़ दिया और तब से ये शक संवत कहा जाने लगा 3री सदी बाद। इस शक संवत का प्रयोग ज्योतिष भी करते हैं। आज भी जो लोग कुंडली बनाते हैं आप देखोगे कि संवत में शक लिखा हुआ होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये बौद्ध सम्राट के द्वारा इजाद कराया गया था, तो बाद में जब बौद्धों को संहार किया गया, उन्हें खत्म किया गया, तो इस संवत का भी ब्राह्मणीकरण करके इसे कब्जाने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने इसका नाम बिगाड़ने की कोशिश की और किसी दूसरे के साथ इसको जोड़ने का प्रयास किया। इसी कड़ी में जो दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे उन्होंने शालिवाहन नाम इसके साथ जोड़ना शुरू कर दिया। बेसिकली सातवाहन नाम होता है, इन्होंने संस्कृत में उसे शालिवाहन लिखना शुरू कर दिया। और इसका पहली बार शिकार हुए थे जो यादव वंश के राजा थे हरिहर बुक्का, साउथ में 13वीं सदी में। उनके दान पत्र पर ब्राह्मणों ने लिखवाया शक संवत 1276 यानी कि 1354 ईस्वी, और उसके पीछे सातवाहन नाम भी लिखवा लिया। इसके बाद से इस संवत को लोग सातवाहनों का संवत समझने लगे और जो दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे उन्होंने इसे संस्कृत में शालिवाहन शक कहना शुरू कर दिया और इस पे कई सारी किताबें लिख दी। नृप शालिवाहन शक, शालिवाहन शक, शालिवाहन शक वर्ष, शालिवाहन शकाब्द, ये तो थे दक्षिण भारत के ब्राह्मण। उत्तर भारत वाले कैसे कम रहते, उन्होंने तो इसे विक्रम संवत कह के कब्जाने की कोशिश की। और जैसा कि आप जानते हैं कि 11वीं सदी में जब अलबरूनी भारत आया था तो उसने जो ब्राह्मणों की किताबें पढ़ी और जो ब्राह्मणों से सुना उसको उसने लिखा। उसमें उसने लिखा कि विक्रमादित्य ने शक राजा को परास्त कर यह संवत चलाया। तो अलबरूनी ने वही लिखा जो उत्तर भारत के ब्राह्मणों ने उसे बताया। अब यहाँ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि अगर विक्रमादित्य ने शकों को हराया तो इसका नाम शक संवत क्यों रखा। अगर ये कहा जाए कि भारत ने पाकिस्तान को हराया तो क्या वो पाकिस्तान के नाम पर अपना संवत चलाएगा, पाकिस्तान संवत? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये बहुत ही हास्यप्रद लगता है कि कैसे ब्राह्मणों ने इसे विक्रम संवत कह के कब्जाने की कोशिश की थी 11वीं सदी के दौरान। और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जब शक संवत ही विक्रम संवत था तो फिर जो विक्रम संवत के नाम पे जो संवत गपोड़ लीला फैलाई गई है वो कहाँ से आ टपका था। दरअसल कई सारे शिलालेख मिल चुके हैं जिस पर साफ साफ लिखा जा चुका है कि ये शक संवत ही है और ये पूरी तरह से वेरीफाइड भी हो चुकी है अनेकों सोर्सेज से। इंडियन एपिग्राफी में DC सिरकर ने साफ तौर पे लिखा है कि 78 AD में जो शक संवत स्टार्ट हुआ था वो कुषाणों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। प्राचीन लिपिमाला के लेखक हैं गौरी शंकर ओझा, उन्होंने डंके की चोट पे लिखा है कि यह शक संवत काठियावाड़ तथा कच्छ जिले में मिले हुए पश्चिमी क्षत्रपों के शक संवत
152 से 143 तक के शिलालेखों में तथा उनके सिक्कों में जो कि शक संवत 100 यानी 178 ईस्वी से लगाकर 388 ईस्वी के कुछ पीछे तक शक संवत के सबूत मिल जाते हैं। खास बात यह है कि कुषाणों के शिलालेख में कहीं भी इसे शक संवत नहीं कहा गया है, बल्कि जैनियों ने इसे शक संवत कहा था 3री सदी में, और फिर बराहमीर के नाम पर जो किताबें लिखी गई उसके बाद से इसे शक संवत कहा जाने लगा। दरअसल हुआ ये था कि बौद्ध सम्राटों ने इसे लिखाया था, इसीलिए इसका नाम बदल बदल के अलग थलग करने की कोशिश की गई। कुछ ब्राह्मणों ने तो इसके नाम बदलने के साथ खिलवाड़ तक कर दिया। पहले तो शालिवाहन का नाम जोड़ा ही जोड़ा और साथ में शालिवाहन की हिस्ट्री क्या लिख दी कि प्रतिष्ठानपुर पैंथड़ में रहने वाले एक विदेशी ब्राह्मण की विधवा बहन से सातवाहन यानी कि शालिवाहन नामक पुत्र पैदा हुआ। उसने उज्जैन के राजा विक्रम को परास्त किया, जिसके पीछे उसने प्रतिष्ठानपुर का राजा बनकर तापी नदी का देश अपने अधीन किया और वहां पर अपना संवत प्रचलित किया। तो देखिए यहाँ से साफ साफ दो बातें पता चल रही है। पहली बात ये बता रहा है कि शालिवाहन ने विक्रम को परास्त किया, और जबकि उत्तर भारत में आपने देखा कि इन्होंने शक संवत को ही विक्रम संवत बनाने की कोशिश की। यानी इस संवत में उत्तर भारत के ब्राह्मण और दक्षिण भारत के ब्राह्मण आपस में लड़ रहे थे 9वीं सदी के बाद, और इसी कारण से ये नाम बदलने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरा शब्द आया कि इन्होंने विधवा बहन से प्रेग्नेंट करवा के शालिवाहन को पैदा किया, यानी कि सम्राट की भी गरिमा को ये गिरा रहे हैं और उस ब्राह्मण को भी विदेशी बता रहे हैं। ये तो था शक संवत, जो कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसके बाद से आता है 5वां कैलेंडर विक्रम संवत, जिसका एक्चुअल नाम मालव संवत है, और इंडियन एपिग्राफी में डीसी सिरकर ने साफ तौर पे लिखा है कि इसे साइथोपर्थियन ने इसकी शुरुआत की थी। और पर्थियन पहल्लो लोग थे, और जो शक थे ये लोग जब बाहर से आए थे तो इन्हीं से मिलजुल कर जो संवत बना था, जिसको मालव राज्य की स्थापना के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। इसी कारण से जितने भी पुराने शिलालेख मिले 5वीं-6ठी सदी के बाद के, उन पर मालव संवत लिखा हुआ मिला। लेकिन 9वीं सदी बाद एक जगह इन्होंने वहां पे विक्रम संवत इसके साथ जोड़ दिया और वहां से इसे विक्रम संवत प्रचारित कर दिए। प्राचीन लिपिमाला के लेखक गौरी शंकर ओझा खूंटा गाड़ कर यह कहते हैं कि 9वीं सदी के बाद विक्रम संवत नाम प्रचारित किया गया है। इसका प्रथम शिलालेख विक्रम संवत लिखा हुआ मिलता है धौलपुर से मिले हुए चाहमान यानी चौहान चंड महासेन के विक्रम संवत 898 यानी 841 ईस्वी के शिलालेख में। तो देखिए 841 ईस्वी के शिलालेख में पहली बार नाम मिलता है विक्रम शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ। उससे पहले इसके साथ विक्रम संवत था ही नहीं। मंदसौर में जो नरवर्मन का अभिलेख मिला उसमें इसे मालव संवत कहा गया। राजपूताना म्यूजियम में अजमेर में जो रखा हुआ है नगरी शिलालेख, उसमें भी इसे मालव संवत कहा गया है। गुप्त काल का जो शिलालेख मिला है उसमें भी इसे मालव संवत कहा गया है। विष्णुवर्धन के जो शिलालेख है या फिर कोटा का ही कणस्वा शिलालेख है, उन सब में मालव संवत कहा गया है। और यही कारण है कि भाषाविद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अपने किताब में लिखते हैं कि मालव संवत को ही बाद में विक्रम संवत कह के 9वीं सदी बाद प्रचारित कर दिया गया, यानी कि मालव संवत का ही ब्राह्मणीकरण कर दिया गया। और एक सबसे खास बात आप जानिए कि मालव संवत शक संवत की तुलना में बहुत ज्यादा वैज्ञानिक नहीं है। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि 78 AD से शुरू होता है शक संवत, जबकि 58 BC से शुरू होता है ये मालव संवत या विक्रम संवत। तो पुराना तो विक्रम संवत होना चाहिए था। तो यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि विक्रम संवत का कोई भी पुराना प्रमाण नहीं मिलता है। 4वीं-5वीं सदी से पुराना कोई प्रमाण नहीं मिलता है, जबकि शक संवत का प्रमाण इसके शुरुआती दौर में ही मिल जाता है। दूसरी बात कि इसके साथ विक्रम लिखा हुआ भी 9वीं सदी के बाद मिलता है, और इसमें भी वही चैत वैशाख जेठ आषाढ़ जो महीने इस्तेमाल किए गए हैं शक संवत, उसकी ही कॉपी की गई है। लेकिन कुछ और भी अशुद्धियां हैं, इसी कारण से शक संवत इस विक्रम संवत की तुलना में ज्यादा वैज्ञानिक माना जाता है, और इसीलिए शक संवत को ही भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर माना गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो भारत के शिलालेखों पर जो सबसे प्रामाणिक कैलेंडर हैं वो ईसा के बाद के हैं, और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक तो शक संवत है जो ज्यादातर शिलालेखों में पाया गया। तो ये कैलेंडर की शुरुआत अगर हम ये भी मान लें कि ईसा के करीब से हुए हैं, तो इसमें जो वास्तविक महापुरुष होंगे वो इस कैलेंडर के इर्द गिर्द में हो सकते हैं। 400 साल, 500 साल, 600 साल के अंतर तक चल सकता है। लेकिन कोई ये कहे कि इनसे लाखों लाखों साल पुराने महापुरुषों का जन्मदिन पता चल रहा है, तो ये पूरी तरह से गपोड़बाजी है, पूरी तरह से फेक न्यूज है, और पूरी तरह से आपको
वर्ग लाया जा रहा है। सोचिए, जब कैलेंडर की उत्पत्ति ही पिछले 2500 सालों के अंदर में हुई है, 2600 सालों के अंदर में हुई है, तो उससे पुराने महापुरुषों का आपको कहां से पता चलेगा। यही तो कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सारे सबूत मिल गए, लेकिन आज तक हम उनके राजवंशों को नहीं जान पाए। और कमाल की बात देखिए कि कागज पर स्पाइडरमैन, बैटमैन जैसी कथा कहानियां, रामायण महाभारत लिख के उनके जन्मदिन आपको बताया जा रहे हैं, उनका बर्थडे मनवाया जा रहा है काल्पनिकता का। अब प्रमाण नील बटे सन्नाटा है। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि कौन से पुरुष काल्पनिक हैं और कौन से महापुरुष वास्तविक हैं। इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको जो एक और बहुत महाफर्जी कैलेंडर है, जिसको युधिष्ठिर कैलेंडर या कलयुग कैलेंडर के नाम से प्रचारित किया गया है, और एक और कैलेंडर ये लोग बताते हैं कि ग्रह नक्षत्र देखकर पुराने महापुरुषों का, पुराने काल्पनिक चरित्रों का, स्पाइडरमैन, बैटमैन की जन्म तिथि और उसके मरण तिथि और उसकी शादी विवाह निकाल देते हैं। उनका भंडाफोड़ करूंगा पूरे तथ्यों और प्रमाणों के साथ। तो दोस्तों बने रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, जमकर शेयर कीजिए और सभी दोस्तों तक इसकी सच्चाई पहुंचाएं। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।